नमस्कार साथियों, शिक्षा के इस विश्वसनीय मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आगामी पुलिस भर्ती की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान की ओर से चलाई जा रही एक विशेष मुहिम वादा वर्दी के तहत आज के इस अंक में हम आपके सामने कुछ नवीन प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी चर्चा को और देखते हैं हमारी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो साथियों, आज की चर्चा हमारी प्रारंभ हो रही है वर्णमाला के प्रश्न से और ये प्रश्न कह रहा है उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद हैं। उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद हैं। विकल्प ए मूल स्वर, विकल्प बी संधि स्वर, विकल्प सी ए और बी दोनों और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो संधि स्वर है, इन्हीं संधि स्वरों को हम लोग दीर्घ स्वर अथवा गुरु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गुरु के नाम से जानते हैं। और साथियों, आपको मालूम होगा कि स्वरों को जो वर्गीकृत किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। एक है लघु और दूसरा है दीर्घ। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है हमारा संधि स्वरों का भेद है। संधि स्वरों का भेद है। विकल्प देखते हैं। विकल्प ए दीर्घ स्वर, बी संयुक्त स्वर, सी लघु स्वर और विकल्प डी ए और बी दोनों। तो साथियों, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का आंसर है विकल्प डी। ध्यान रखिएगा साथियों, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं, वर्णमाला पे भी मैंने इसकी चर्चा की थी। जब हम दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या 7 होती है। और ये दीर्घ स्वर को हम पुनः वर्गीकृत करते हैं साथियों। दीर्घ स्वरों को पुनः वर्गीकृत करते हैं मूल दीर्घ स्वर और दूसरा हमारा कहलाता है संयुक्त स्वर। दूसरा क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर। और साथियों, जब हम बात करते हैं मूल दीर्घ स्वर की तो साथियों ये संख्या होती है, इसकी संख्या होती है 3, जो कि होते हैं आ ई ऊ। और संयुक्त स्वर की अगर हम बात करते हैं तो साथियों इनकी संख्या होती है 4, जो कि होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ और औ। अब यहाँ पर देखिए साथियों, तो अगर हम बात करें तो ये जो दीर्घ स्वर है, चाहे मूल दीर्घ स्वर हो और चाहे संयुक्त स्वर हो, ये दोनों ही हमें प्राप्त किसके फलस्वरूप होते हैं? ये दोनों ही हमें संधि के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। किसके फलस्वरूप प्राप्त होते हैं? संधि के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें तो साथियों ये स्वर जो है हमारे दीर्घ संधि के फलस्वरूप मिलते हैं। और यहाँ पर ये चार स्वर में से ए और ओ ये जो है हमारा गुण संधि के फलस्वरूप और ऐ और औ ये जो है वो वृद्धि संधि के फलस्वरूप मिलते हैं। इस कारण से इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? इन्हें हम दीर्घ और संयुक्त स्वर बोल सकते हैं। यानी संधि स्वरों को दो प्रकार से, संधि स्वर का मतलब दीर्घ स्वरों को दो प्रकार से बांटा गया है, मूल दीर्घ और संयुक्त में। तो हमारा आंसर हो गया विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग का है? तो विकल्प ए कह रहा है आशा, बी आज्ञा, सी गरिमा और डी सागर। तो साथियों हमारा सही आंसर होगा प्रश्न का विकल्प डी सागर। बाकी के जो तीनों पद होंगे साथियों वो किसके हो जाएंगे? स्त्रीलिंग के पद हो जाएंगे। किसके होंगे? स्त्रीलिंग के पद हो जाएंगे। अगर हम अपने अगले प्रश्न की चर्चा करें तो हमारा अगला प्रश्न है साथियों कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विकल्प ए मंत्रणा, विकल्प बी सभा, विकल्प सी मंडली और विकल्प डी न्याय।
तो साथियों ध्यान रखिए कि इस पद में पुल्लिंग का पद पूछा गया है और पुल्लिंग का जो पद होगा वो होगा विकल्प डी न्याय, विकल्प डी न्याय। बाकी के तीनों पद जो होंगे वो किसके हो जाएंगे? बाकी के तीनों पद स्त्रीलिंग के पद हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? अगर हम बात करें तो यहाँ पर पद क्या है? तो साथियों देखिए पद है हमारा, ये पहला पद है गुण संधि, दूसरा पद है यण संधि और तीसरा पद है वृद्धि संधि और चौथा पद है व्यंजन संधि। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा विकल्प ए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि अगर हम बात करें तो वृद्धि संधि क्या कहती है? तो वृद्धि संधि का सूत्र हमारा क्या कहता है साथियों? वृद्धि संधि का सूत्र कहता है आ और ए के साथ ए और ए आए, आ और ए के साथ क्या हो? ए और ए आए तो संधि के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? आय मिलता है। यहाँ पर देखिए ये आय से पहचान कर लेंगे, आय का पद जो है वो हमें बता देगा कि यहाँ पर हमारी संधि वृद्धि संधि होगी और ये पद हमारा मत और ऐक्य में टूटेगा। किस में टूटेगा? मत और ऐक्य में टूटेगा। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद संधि के लिए हमने बता रखा है पहले पद का अंतिम वर्ण ई, दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण आ। ई के साथ आ आए तो साथियों ई जो है वो या में बदल जाती है और इसके साथ आ मिलकर के क्या बना देता है? या बना देता है, या बना देता है। और इस प्रकार से हमारा पद क्या निर्मित होता है? इत्यादि निर्मित होता है। अगर हम विकल्पों की चर्चा करें तो विकल्प इसका है ए यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि और डी अयादि संधि। तो साथियों सूत्र के माध्यम से हमने पढ़ रखा है कि ई को या और ऊ को वा में जिस संधि में परिवर्तित करते हैं उस संधि का नाम यण संधि होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प ए यण संधि। यण संधि इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा, जहां पर देखिए ये ई जो है वो हमारी किस में बदल गई? या में परिवर्तित हो गई। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो यहां पर देखिए पूछ रहा है प्रतिमान में समास है। विकल्प ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व या डी द्विगु। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हम लोग जानते हैं अगर ये पद हमने लिया, यहां पर लिखा है प्रतिमान और अगर इसको तोड़े तो यहां पर देखिए पहले पद के रूप में हमें मिलेगा प्रति और दूसरे पद के रूप में हमें मिलेगा मान और ये प्रतिपद जो होगा वो साथियों किसका हो जाएगा? वो उपसर्ग का पद हो जाएगा। और साथियों हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ रखा है कि अगर किसी सामासिक पद के निर्माण में उपसर्ग अथवा प्रत्यय का प्रयोग होता है, उपसर्ग अथवा प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वहां प्रायः कौन सा समास होता है? तो साथियों उस पद में अव्ययी भाव समास होता है। प्रतिमान का पहला पद उपसर्ग है, इस कारण से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प बी अव्ययी भाव समास, यानी इस पद में अव्ययी भाव समास होगा। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर पूछ रहा है अपहरण में उपसर्ग है। विकल्प ए हरण, विकल्प बी अ, विकल्प सी रण और विकल्प डी अप। साथियों हमारा ये जो पद है अपहरण, अगर इसको हम तोड़ें तो यहां पर देखिए यहां पर एक पद मिलेगा अप और दूसरा पद मिलेगा हरण। और साथियों हम जानते हैं कि पहला पद पूर्व पद जो होता है, जो शब्दांश के रूप में प्रयोग होता है, उसे हम किसके रूप में जानते हैं? उपसर्ग के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? उपसर्ग के रूप में जानते हैं। तो इस पद का सही आंसर होगा विकल्प डी अप जो होगा इसका सही उपसर्ग हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो हम लोग यहां पर देखते हैं पराजय में उपसर्ग है। तो साथियों फिर से वही पुराना लॉजिक, इसको तोड़ेंगे तो यह पद टूटेगा पराधन जय में और पूर्ववर्ती पद के रूप में परा का प्रयोग हुआ और परा अगर हम देखेंगे तो हमारा मिलेगा विकल्प सी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प सी, पराजय में उपसर्ग के रूप में परा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न साथियों कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। अब अगर यहां पर हम देखें तो साथियों यहां पर देखिए यहां पर विकल्प है हट, विकल्प बी
टा, विकल्प सी आ और विकल्प डी आह। तो साथियों यहां पर अगर इस पद को देखिए तो यहां पर यह पद लिखा हुआ है कड़वाहट। क्या लिखा है? कड़वाहट। और साथियों अगर इस पद को आप तोड़ें, अगर इस पद को आप तोड़ें तो साथियों देखिए यहां पर ये कड़ू धन आहट, कड़ू धन आहट पद मिलेगा। यहां से पद को अगर आप तोड़ देंगे तो कड़ू धन आहट पद मिलेगा। और बाद में अगर देखें तो बाद में जो प्रयुक्त शब्दांश होता है वो क्या कहलाता है? वो प्रत्यय कहलाता है, वो प्रत्यय कहलाता है। और यहां पर प्रत्यय के रूप में आपको कौन सा पद मिल रहा है? आहट का पद मिल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी आहट। कड़वाहट में प्रत्यय के रूप में आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। साथियों कई बार परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है तत्सम और तद्भव से संबंधित। कहता है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? विकल्प ए जत्था, बी तपसी, सी थोड़ा और डी अग्नि। तो साथियों इस पद के नीचे मैं फिर से वही बिंदु लिखता हूं जो इसकी पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तत्सम का मतलब संस्कृत का पद, और संस्कृत का पद अगर यहां पर आप देखें तो बहुत आसानी से कह सकते हैं विकल्प डी जो है वो संस्कृत का पद है। इसका परिवर्तित स्वरूप क्या होता है? आग होता है, जो कि किसका पद हो जाएगा? तद्भव का पद हो जाएगा, तद्भव का पद हो जाएगा। इस प्रकार से अग्नि जो है वो हमारा किसका पद हो गया? तत्सम का पद हो गया। हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी अग्नि। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी, अटारी का तत्सम क्या होगा या तत्सम रूप होगा? विकल्प देखें तो विकल्प ए है हमारा अंटारिका, विकल्प बी है हमारा अटालिका, विकल्प सी अट्टालिका, यहां पे देखिए लिखा अट्टालिका, और विकल्प डी अट्टालिका। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प डी अट्टालिका। अट्टालिका जो होगा वो अटारी का, अटारी का जो होगा क्या? वो तत्सम स्वरूप होगा। अगला प्रश्न है हमारा लहर किस प्रकार की संज्ञा है? विकल्प की बात करें, ए कह रहा है समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक और डी व्यक्तिवाचक। तो साथियों अगर हम यहां पर प्रश्न की बात करें तो लहर शब्द जो है, लहर शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगी, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगी। कैसे होगी? तो साथियों उसको हम लोग देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा अगर इसकी हम लोग एक पहचान की बात करें, एक पहचान की बात करें तो साथियों एक बिंदु से आपको अवगत कराना चाहूंगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर कभी भी आपको पहचानने को आ जाए कि दिए गए पदों में जातिवाचक संज्ञा की पहचान करें, कौन से पद में जातिवाचक संज्ञा होगी, तो साथियों एक छोटा सा बिंदु आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए, और वो बिंदु क्या होगा? याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी पद, ऐसा कोई भी पद, कोई भी पद जिसका 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 एक वचन, एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग हो, दोनों रूपों में क्या हो? प्रयोग हो। यानी वो एक वचन के रूप में भी प्रयोग हो सकता हो और क्या हो सकता हो? बहुवचन के रूप में भी उसका प्रयोग क्या हो साथियों? संभव हो। बहुवचन के रूप में भी उसका प्रयोग संभव हो। तो ऐसे पद प्रायः साथियों किसके रूप में जाने जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। अब यहां पर देखिए लहर शब्द जो है, अगर हम बात करें तो लहर शब्द जो है साथियों ये पद किसका है? एक वचन का है। किसका है? एक वचन का है। अगर हम एक क्षण के लिए बात करें तो हम यहां पर देखना चाहेंगे कि अगर ये जातिवाचक संज्ञा का पद होगा तो इसका बहुवचन भी संभव होगा। अगर हम पूछे कि क्या लहर शब्द का बहुवचन बन सकता है, तो हमारे साथी उत्तर बोलेंगे कि हाँ सर लहर का बहुवचन बनता है। और हम पूछेंगे लहर का बहुवचन क्या होता है, तो सब लोग बताएंगे कि सर लहर का बहुवचन लहरें होता है।
सागर में कभी भी लहर नहीं उठती, बल्कि समुद्र में, सागर में, नदियों में हमेशा लहरें उठती हैं। एक लहर कभी नहीं होती, लहरों का पूरा समूह उठता है। तो लहर का बहुवचन लहरें हो जाएगा। इसका मतलब इसका एक वचन के साथ बहुवचन के रूप में भी क्या होगा? प्रयोग संभव होगा, प्रयोग संभव होगा। और यदि ऐसा है साथियों, अगर यदि ऐसा है तो ये पद किसका हो जाएगा? ये पद व्यक्तिवाचक का ना होकर के जातिवाचक संज्ञा का पद हो जाएगा। तो ये लहर का पद जो हमारा होगा किसका हो जाएगा साथियों? जातिवाचक संज्ञा का पद हो जाएगा। आगे देखते हैं, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। रेखांकित पद की बात करें तो साथियों यहाँ पे रेखांकित पद है हम। अब विकल्प की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे दिया हुआ है निजवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम और डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हम की बात करें तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी, पुरुषवाचक सर्वनाम का ये होगा पद, पुरुषवाचक सर्वनाम का ये होगा पद। कमेंट बॉक्स में हमारे सभी मित्रों से, हमारे क्या कहते हैं छात्रों से, हमारे प्रिय अनुजों से हमारा निवेदन है कि हमें इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि यहाँ पर हम जो है वो पुरुषवाचक के अंतर्गत किस पुरुषवाचक के रूप में प्रयोग होता है, किस पुरुषवाचक के रूप में प्रयोग होता है। उसके लिए आपको पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो साथियों यहाँ मैंने एक हिंट के माध्यम से बता दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि उन 3 प्रकार में से हम का प्रयोग किस रूप में होगा, किस रूप में होगा। अगला प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। साथियों लास्ट प्रश्न में मैंने जो इंडिकेशन दिया था पुरुषों के भेद, वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो गए हैं। विकल्प ए की बात करें तो उत्तम पुरुष, बी की बात करें तो मध्यम पुरुष, सी की बात करें तो अन्य पुरुष और डी है इनमें से कोई नहीं। अगर हम चर्चा करें तो मुझे जो होगा वो इनमें से उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होगा और इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए। यहां पर आपको जानकारी के लिए यह भी याद रखना पड़ेगा कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में किसका प्रयोग होता है। साथियों अगर इस प्रकार से आंसर के साथ साथ विकल्पों में भी आप अपनी थोड़ी सी समझ को विकसित करते चले जाएंगे, विकल्पों को भी निकालने का, हल करने का प्रयास करते चले जाएंगे, तो विश्वास मानिए परीक्षा हॉल में बैठते समय आपको प्रश्न को हल करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से, सरलता पूर्वक आप अपने प्रश्नों के उत्तरों को हल करते चले जाएंगे और परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुमान का विशेषण होगा। विकल्प ए अनुमानित, बी उपमान, सी अनुमानक और डी अनियमित। तो साथियों अगर हम चर्चा करें तो याद रखिएगा कि हमारा विशेषण पद, जो विशेषण बनता है, जो क्या होता है विशेषण बनता है साथियों, वो मूल पद में प्रत्यय के निर्माण से विशेषण पदों का निर्माण भी होता है। अब अगर हम देखें तो अनुमान में विशेष प्रत्यय का प्रयोग करके यहाँ पर अगर कोई पद प्रयोग हुआ है तो वो पद है ए। इत प्रत्यय प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अनुमान में इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और इस प्रकार से शब्द अनुमानित बना है। तो विशेषण का सही स्वरूप यहाँ पर होगा विकल्प ए, यानी अनुमान का विशेषण पद होगा ए, अनुमानित। अगले प्रश्न की अगर हम अपनी चर्चा करें तो विशेषणों में दिया है, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यहां पर देखना है इस चीज को, तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। विकल्प ए 3, विकल्प बी 4, विकल्प सी 5 और विकल्प डी 2। तो अगर हम साथियों बात करें तो विशेषण की अवस्थाएं एक पूरा का पूरा एक विशेषण टॉपिक के अंतर्गत एक भाग होता है। और जब हम देखते हैं तो विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जिसमें एक होती है मूलावस्था, दूसरी होती है
उत्तरावस्था और तीसरी साथियों कहलाती है उत्तमावस्था। तीसरी कहलाती है उत्तमावस्था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए, यानी तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है, जिनको कि मैंने आपके सामने उल्लिखित कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही क्रिया है, उड़ रही क्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा के दृष्टिकोण से विकल्प देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, विकल्प बी अपूर्णकालिक क्रिया, विकल्प सी सकर्मक क्रिया और विकल्प डी अकर्मक क्रिया। जैसा कि मैंने बात किया, यहां पर विकल्पों के रूप में अगर मैंने देखा तो याद रखेगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अब साथियों अकर्मक क्रिया कैसे होगी तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्रिया का पद क्या है? क्रिया का पद है उड़ रही है। क्रिया का पद क्या है? उड़ रही है, उड़ रही है। ठीक है, अब यहां पर हमने बताया था, बहुत बेसिक सी पहचान बताई थी मैंने अकर्मक और सकर्मक के लिए। अकर्मक और सकर्मक के लिए प्रश्न किसका होता है, क्या का होता है। अब यहां पर देखिए उड़ रही है तो हम लोग क्या उड़ रही है ये प्रश्न नहीं करेंगे, बल्कि क्रिया जो है वो यहां पर प्रश्न किसके माध्यम से होगा? कौन के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? कौन के माध्यम से होगा। जैसे ही हमने इस रेखांकित पद से प्रश्न किया कि कौन उड़ रहा है, प्रश्न किया कौन उड़ रहा है, तो उत्तर के रूप में देखिए हमें क्या मिला? उत्तर के रूप में हमें मिला चिड़िया उड़ रही है। कौन उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। और साथियों जब किसी क्रियापद से कौन का प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वो पद जो होता है उसमें कौन सा कारक होता है? तो साथियों उस पद में कर्ता कारक होता है। याद रखिएगा यहाँ पर चिड़िया का जो पद है उसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। साथियों अगले की अगर हम बात करें तो यहाँ दिया हुआ है आकाश में। साथियों यहाँ पर देखिए कारक विभक्ति चिन्ह में जो होता है वो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, यानी ये जो आकाश का पद है इसमें साथियों कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। अब साथियों अगर इस प्रश्न की चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर अधिकरण कारक है, कर्ता कारक है और क्रिया कारक है। कहीं पर भी इस प्रश्न में कर्म कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जहां पर क्रिया कर्म को प्रभावित नहीं करती या कर्म का प्रयोग नहीं रहता या कर्म रहित होती है, वहां पर प्रयुक्त क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों हमारा विकल्प डी अकर्मक क्रिया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है निम्न में अव्यय है। विकल्प ए भारत, बी श्याम, सी आह और डी दक्षिण। तो साथियों बहुत सरल सा प्रश्न है। विकल्प सी आह है। आह जो है जो ये किसको है? हृदय के मनोभावों को प्रकट कर रहा है। हृदय के मनोभावों को प्रकट कर रहा है और मनोभावों को प्रकट करने वाले पद किस रूप में जाने जाते हैं? अव्यय या विस्मयादि बोधक। अगर हम बात करें किसका तो हृदय के भावों को प्रकट करने वाले पद क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक के पद कहलाते हैं। और विस्मयादि बोधक पदों को हम किस रूप में जानते हैं? अव्यय के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। बाकी के साथी तीनों पद जो हैं वो तीनों ही संज्ञा पद हो जाएंगे। बाकी के तीनों ही संज्ञा पद हो जाएंगे। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न है हमारा अमृत का पर्यायवाची होगा। अमृत का पर्यायवाची होगा। विकल्प ए पीयूष, बी वसंत, सी पावक और डी निकेतन। तो साथियों अमृत का पर्यायवाची होगा ए पीयूष। ए पीयूष का अर्थ अमृत होगा, अमृत होगा। अगर हम बाकी पदों की चर्चा करें तो साथियों ध्यान रखिएगा वसन का मतलब होता है वस्त्र, पावक का मतलब होता है आग या अग्नि और निकेतन का मतलब होता है घर या गृह। ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी के पदों की भी व्याख्या हमारी पूर्ण हुई। हमारा अगला प्रश्न है कुंदन का पर्यायवाची होगा। विकल्प ए हेम, बी दुश्मन, सी मतंग और डी स्वजन। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंदन का मतलब आप जान लीजिए, कुंदन का मतलब होता है सोना। सोना
इसको आप स्वर्ण भी बोल सकते हो, स्वर्ण भी बोल सकते हो। अगर आपको इतना मालूम है तो अब यहाँ पर आप प्रश्न के निकट पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा सोने का पर्यायवाची होता है। तो साथियों जो विकल्प है ध्यान रखिएगा, इसमें से हेम जो होता है विकल्प ए वो सोने का पर्यायवाची होता है। इस कारण से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मतलब इस कारण से इस प्रश्न का हमारा आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, ए हेम बन जाएगा। साथियों हमारे जो कुछ सुधी पाठक होंगे, हमारे कुछ सुधी व्यूअर्स होंगे, वो अगर थोड़ा सा भक्ति के क्षेत्र में रुचि रखते होंगे तो हनुमान जी की एक स्तुति है, आप सभी को प्राय याद होगी, जिसमें हम लोग बोलते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम। अब इस पद को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हेम शैलाभ देहम। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पद हो गया हेम, दूसरा पद हो गया शैल, तीसरा पद हो गया आभा, आभ का मतलब आभा, और चौथा पद हो गया देह। यानी शैल का मतलब हो गया पर्वत, पर्वत, आभा का मतलब हो गया उनकी आभा यानी छाया, ठीक है। और किसके समान, तो हेम का मतलब हो गया यहाँ स्वर्ण, हेम का मतलब हो गया स्वर्ण, यानी जिनके शरीर की आभा, जिनके शरीर की आभा किसके समान है, पर्वत। कैसा पर्वत, सोने के पर्वत के समान है, सोने के पर्वत, उसी को हम बोलेंगे हेम शैलाभ देहम, हेम शैलाभ देहम। तो यहां से हेम पद जो होगा उसका पर्यायवाची सोना या स्वर्ण हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पद है साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला देखते हैं, आवृत्त का विलोम होगा, आवृत्त का विलोम होगा। विकल्प ए अनादृत, विकल्प बी आवरण, सी अनावृत और डी अनासक्त। तो साथियों यहां देखिए आवृत पद है, हमने आपको बता रखा है। आवृत पद की अगर हम चर्चा करें तो साथियों देखिए विलोम शब्द के लिए हमने आपको बताया है कि प्रायः आ और अन उपसर्ग का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब कहां पर आ का और कहां पे अन का प्रयोग होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इस पद का प्रारंभ किससे हुआ है, तो आप लोग कहेंगे ये आ जो है वो स्वर से प्रारंभ हो रहा है। और साथियों मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी पद का प्रारंभ, किसी शब्द का प्रारंभ स्वर से हो तो उसका विपरीत अर्थ बनाने के लिए हम उपसर्ग के रूप में अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। साथियों यहाँ पर अगर हम अन उपसर्ग का प्रयोग कर दें और आवृत पद को इसके साथ जोड़ दें तो साथियों हमारा जो पद मिलेगा वो पद मिलेगा अनावृत। हमारे इस पद का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सी। इस प्रकार से बाकी के जो तीनों पद हैं उसका मैं आप लोगों को निकालूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि उसका आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में क्या करें, अभ्यास करें कि अनादृत, आवरण और अनासक्त का विलोम पद क्या होगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है प्रसारण का विलोम। प्रसारण का विलोम शब्द होगा ए प्रतिपादन, बी आरक्षण, सी संकुचन और डी संदर्शन। तो साथियों ध्यान रखिएगा प्रसारण का सही पद होता है संकुचन। अगर हम प्रसारण की बात करें तो हम लोग कहते हैं प्रसारण का शाब्दिक अर्थ होता है फैलाना, प्रसारण का शाब्दिक अर्थ होता है फैलाना। तो संकुचन का शाब्दिक अर्थ होगा समेटना, संकुचन का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा समेटना। साथ ही इसको भी याद रखेगा कि प्रसारण, आप लोग ने कि धारावाहिक प्रसारित हुआ, आप लोग अक्सर देखते होंगे धारावाहिक प्रसारित होगा, प्रसारित होगा मतलब क्या होगा, उसको दिखाया जाएगा, फैलाया जाएगा, ठीक है। तो प्रसारण फैलाने का, मतलब फैलाने का जो विपरीत अर्थ होगा वो होगा समेटना, यानी उसको हम लोग बोलेंगे संकुचन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहां पर दिया हुआ साथियों सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा। विकल्प ए इक, विकल्प बी आ, विकल्प सी अ और विकल्प डी इया। तो अगर हम बात करें तो साथियों ध्यान रखिएगा सुत में आ प्रत्यय का प्रयोग करके, आ प्रत्यय का प्रयोग करके हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सुता पद का निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं, सुता पद का निर्माण
निर्माण कर सकते हैं। तो सुत में स्त्रीवाचक पद बनाने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो विकल्प बी आ प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। साथियों अगर हम बात करें तो सुत पद जो होता है, सुत मतलब पुत्र का पर्यायवाची होता है और सुता का मतलब होता है पुत्री। सुता का मतलब होता है पुत्री। तो पुत्री जो पद है देखिए वो स्त्रीलिंग का पद है, स्त्रीलिंग का पद है, और सुता भी जो होगा वो किसका पद हो जाएगा? स्त्रीलिंग का पद हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न शब्द युग्म से संबंधित है। ये कह रहा है अथक और अकथ, अथक और अकथ का सही अर्थ क्या होगा? शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए देखे, विकल्प ए दिया हुआ है बिना थके हुए, और इसके साथ इसका जोड़ा दूसरा पद जो है वो क्या है? जो कहा ना जाए। बी दिया हुआ है थका हुआ और कहने योग्य। विकल्प सी कथनीय और दयनीय, और विकल्प डी थकावट और अकथन। तो साथियों पहले तो यहां पर देखिए दोनों पद में आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दोनों पद में आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी इन दोनों में वही विकल्प होगा जिसमें नहीं का प्रयोग होगा, जिसमें नहीं का प्रयोग होगा। तो अगर देखें तो यहां पर कहने योग्य हो ही नहीं सकता, अगर आ का प्रयोग है तो वो होना चाहिए ना कहने योग्य, ना कहने योग्य। दयनीय हो ही नहीं सकता, अकथन यहां पर उसी पद में लिख दिया तो हो नहीं सकता। थकावट की बात करें, ठीक है, तो थकावट यहां पर ये नहीं होगा थकावट, क्योंकि यहां पर नहीं पद का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार कथनीय, कथनी का विलोम अकथनीय होता है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए तीन विकल्प यहां पर हट गए, जाहिर सी बात है तीन विकल्प हट गए, एक ही विकल्प आपके पास बच रहा है। देखिए थक का मतलब यहां पर थकान से होगा और आ का मतलब हो गया नहीं, तो जो थके ना वही तो लिखा है बिना थके हुए, और कथ का मतलब होता है कहना, और अगर उसके पहले आ उपसर्ग लग गया तो उसका मतलब हो गया जो कहा ना जाए या बिना कहे। तो यहां पर देखिए अकथ का मतलब लिखा हुआ जो कहा ना जाए, तो विकल्प ए ही इसको सही प्रकार से क्या कर रहा है? परिभाषित कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प ए अकथ और अथक, अथक और अकथ का सही आंसर होगा बिना थके हुए और जो कहा ना जा सके, जो कि है हमारा विकल्प ए में। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हमारे आज के जो 25 प्रश्न थे उनकी चर्चा को हमने यहाँ पर पूर्ण किया। आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए ये प्रश्न जो होंगे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभकारी होंगे। हमारे और आपके बीच का संवाद का ये कार्यक्रम, ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस आशा के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय हिंद।